Hello everyone. Principles of Inheritance and Variation वन शॉर्ट वीडियो पहला फर्स्ट पार्ट इसका हो चुका है। आज का हमारा है पार्ट टू जीन इंट्रैक्शन। मतलब पार्ट टू में क्या क्या कवर करना है, जीन इंट्रैक्शन एंड सम अदर पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस। सम अदर पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस मल्टीपल एलील, प्लियोट्रॉपी, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया। ओके तो इस वाले आज के हमारे लेक्चर में ये सारे टॉपिक कवर होंगे। इसमें व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ जीन इंट्रैक्शन। जीन इंट्रैक्शन किसे कहोगे? इट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ जीन। कोई भी जीन अपना नॉर्मल फंक्शन कर रही है। सपोज मान लिया लॉ ऑफ डोमिनेंस है। लॉ ऑफ डोमिनेंस में अगर रेड फ्लावर का वाइट से क्रॉस कराओगे तो इन F1 जनरेशन हाइब्रिड रेड एंड इन F2 जनरेशन रेड एंड वाइट का रेशो 3:1 उसका नॉर्मल फंक्शनिंग है। जब वो नॉर्मल फंक्शनिंग से हटके अलग अपना फंक्शन शो कर रही हैं तब वो कहलाएगा जीन इंट्रैक्शन। तो जीन इंट्रैक्शन को डिफाइन कैसे करोगे? इट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ नॉर्मल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ऑफ ए जीन। मॉडिफिकेशन ऑफ नॉर्मल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ऑफ ए जीन ड्यू टू, ये तो वन जीन इंट्रैक्शन यानी कि इंट्राजेनिक जीन इंट्रैक्शन और इंटरजेनिक जीन इंट्रैक्शन, यानी कि अगर सिमिलर टाइप की जीन है उनमें इंट्रैक्शन हो रहा है तो वो इंट्राजेनिक, और इंटर का मतलब नॉन एलीलिक जीन जो अलग अलग सेपरेट लोकस पर है। एक क्रोमोसोम का पेयर है, अलग अलग लोकस पर सेपरेट लोकस पर जीन्स प्रेजेंट हैं, दे आर कॉल्ड इंटरजेनिक और इंटर एलीलिक जीन इंट्रैक्शन। ओके अब इंट्राजेनिक जीन इंट्रैक्शन जिसमें एक ही सेम लोकस पर जीन है और अपना अलग सेपरेट कैरेक्टर शो कर रही हैं, तो ये फर्स्ट लेक्चर में हो चुका है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मिराबिलिस जलापा, एंटीराइनम मेजस, तो ये दोनों मैंने किस में बताए थे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, जिसमें कि F1 में रेड फ्लावर ऑब्टेन ना होके क्या होंगे? पिंक फ्लावर। इसी तरीके से कोडोमिनेंस, AB ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस, AB ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस या रोन कलर इन कैटल, कि कोई भी अगर कैटल है या काऊ, जैसे हम देखते हो कि वाइट है या ब्लैक है, अगर कोई काऊ ऐसी आ जाती है जैसे ब्लैक एंड वाइट तो उसको क्या बोलोगे? कोडोमिनेंस। इसी तरीके से कोई भी फ्लावर का शेड है, गुलाब अगर तुम रोज़ ले रहे हो, पिंक मतलब रेड रोज़ है या वाइट रोज़ है, पर कोई रोज़ ऐसा हो कि पिंक है या रेड है, वाइट की शेड है, तो वो जो जिसमें दोनों कलर एक साथ आ जाएं, चाहे कोई भी फ्रूट है, वेजिटेबल है, मैंगो है, मैंगो डबल शेड के जो मैंगो है वो क्या करेक्टर शो कर रहे हैं? कोडोमिनेंस। तो ये फर्स्ट लेक्चर में मेरा हो चुका है। आज हमारा है इंटरजेनिक जीन इंट्रैक्शन। इंटरजेनिक जीन इंट्रैक्शन अभी मैं बता के चुकी हूँ कि मॉडिफिकेशन ऑफ ए इफेक्ट ऑफ ए जीन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नॉन एलीलिक जीन। नॉन एलीलिक जीन का मीनिंग प्रेजेंट ऑन सेपरेट लोकस। तो ये इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन, डोमिनेंट एपिस्टेसिस, मतलब डोमिनेंट और रिसेसिव एपिस्टेसिस का हेडिंग होता है एपिस्टेसिस एंड हाइपोस्टैटिक जीन। एपिस्टेसिस जो अपने को रिप्रेजेंट कर दे, जो हिडन हो जाए, वो हाइपोस्टैटिक। नेक्स्ट है डुप्लीकेटिव जीन, कोलैबोरेटिव जीन, पॉलीजेनिक जीन इंट्रैक्शन। ये पहले पूरा कंप्लीट सिलेबस में होता था, अभी नहीं है, फिर भी सब बच्चे इनका रेशो लर्न करेंगे। इनका क्या मतलब समझ रहे हो कि मेंडल ने जब डाईहाइब्रिड क्रॉस को डिस्कवर किया था तो डाईहाइब्रिड क्रॉस में अगर नॉर्मल था, मतलब किसी भी तरीके का जीन में इंट्रैक्शन वैसे नहीं था, नॉर्मल अपना करेक्टर शो कर रहे थे, तो रेशो आता है 9:3:3:1। पर जब इसमें डेविएशन हुए, मेंडल की डेथ के बाद बहुत सारी डिस्कवरी हुई, बहुत सारे चेंजेस आए, तो ये कहलाता है मतलब डेविएशन ऑफ थर्ड लॉ। और थर्ड लॉ मीन्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें क्या होता है? इसको हम कैसे इसको डिस्क्राइब करते हैं? इंटरजेनिक जीन इंट्रैक्शन। अब जैसे कॉम्प्लीमेंट्री जीन है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन का मतलब टू सेपरेट जीन्स। इसमें एक एग्जाम्पल फ्लावर कलर इन लेथाइरस ओडोरेटस, मतलब या जो पर्पल कलर है, कि जब पर्पल कलर होगा दोनों डोमिनेंट जीन आएंगी तब तो पर्पल कलर ऑप्टेंड होगा, और दोनों डोमिनेंट जीन में से अगर एक ही डोमिनेंट, चाहे उसके दोनों एलील हैं या सिंगल है, दूसरा रिसेसिव है, तो वो वाइट शो करेंगे। इसलिए रेशो होगा 9:7।
सप्लीमेंट्री जीन का रेशो होता है 9:3:4। डोमिनेंट एपिस्टेसिस, ये नीट में अभी 2 साल पहले ही पूछा है, इसका जो रेशो होता है 12:3:1 या 13:3, सबके एग्जाम्पल अलग अलग हैं। रिसेसिव एपिस्टेसिस का 9:3:4, डुप्लीकेटिव जीन का 15:1। इसमें मतलब वो ये कह रहे हैं कि अगर एक भी डोमिनेंट जीन आ जाती है तो वो अपना करेक्टर, डोमिनेंट करेक्टर शो करती है। तो इसका मतलब लास्ट वाला ही रिसेसिव होगा, इसलिए 1 रिसेसिव हो गया। 15:1। कोलेबरेटिव जीन, इसमें कॉम्ब शेप इन हैन के अंदर, मतलब जो कॉम्ब होती है ऊपर, जिसको हिंदी में कलंगी बोलते हैं, तो उसमें वॉलनट जो दोनों डोमिनेंट करेक्टर, फिर पी, रोज और सिंगल। तो रेशो आता है 9:3:3:1। पॉलीजेनिक जीन इंट्रैक्शन, ये सिलेबस में है। पॉलीजेनिक जीन इंट्रैक्शन किसे कहोगे? व्हेन मैनी जीन कंट्रोल वन करेक्टर। ध्यान से सुनोगे। व्हेन मैनी जीन्स कंट्रोल वन करेक्टर, इट इज कॉल्ड पॉलीजेनिक जीन इंट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन स्किन कलर। ह्यूमन स्किन कलर इज मतलब शोज पॉलीजेनिक कंडीशन। इट इज़, अगर हम ये कह रहे हैं कि स्किन कलर व्हेन कंट्रोल्ड बाय 3 पेयर ऑफ डोमिनेंट जीन, 3 पेयर ऑफ डोमिनेंट जीन, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, और इसका रिसेसिव फॉर्म स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी होगा। तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप कितना आता है? मैंने फॉर्मूला पहले अपने वीडियो में बताया था कि अगर फिनोटाइप और नंबर ऑफ गैमेट्स निकालना होता है तो 2 की पावर n दोनों के लिए। तो इसमें अगर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है तो फिनोटाइप कितना, मतलब नॉर्मल, अगर मेंडल्स लॉज थे जो डाई हाइब्रिड क्रॉस का अगर रेशो निकालते तो इसमें कितना निकलता, मतलब फिनोटिपिक रेशो जो है वो 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर 3, 2 × 2 × 2 8। जबकि यहाँ पर कितना आ रहा है कि पॉलीजेनिक जीन इंट्रैक्शन जो कि डेविएशन है, तो 1:6:15:20:15:15:6:1। इसमें क्या होता है कि पॉलीजेनिक जीन इंट्रैक्शन ये एक क्वांटिटेटिव, 2 तरीके के करेक्टर होते हैं, एक तो क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव जीन का मतलब होता है कि डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस पार्ट और यूनिट ऑफ ट्रेट। ध्यान रखना, क्योंकि क्वालिटेटिव में डिफर होता है। इनहेरिटेंस फॉर्म्स ऑफ इन, मतलब जो भी इनहेरिटेंस होगा चेंज होगा, इनहेरिटेंस फॉर्म्स आर प्रोड्यूस्ड, और इसमें ईच ट्रेट शोन व्हेन ऑल डोमिनेंट एलील प्रेजेंट। अब जैसे मान लिया मैं ये कहूँ कि मैं ह्यूमन स्किन कलर है, ह्यूमन स्किन कलर में फर्स्ट है नीग्रो, जिसमें ऑल डोमिनेंट कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। अगर 5 डोमिनेंट जीन है, कोई भी ए में से रिसेसिव हो गई, बी में से या सी में से, 5 डोमिनेंट जीन अगर होंगी तो वो डार्क, मतलब एक तरीके से डार्क ब्लैक 6। फिर उसके बाद होगा ब्लैक, जिसमें कि 4 डोमिनेंट जीन होंगी, 2 रिसेसिव होंगी, वो 15 होंगे। जो इंटरमीडिएट 3 डोमिनेंट जीन, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैसे भी हो सकती हैं, दोनों स्मॉल सी भी हो सकती है, मतलब 3 डोमिनेंट 3 रिसेसिव होने चाहिए, जो कि इंटरमीडिएट कलर है 20। फिर इसके बाद 2 डोमिनेंट जीन, इसको वीटिश बोलते हैं, वो आएंगे 15। 1 डोमिनेंट जीन, ये 6 होंगे, ये फेयर होंगे, और ये 6, और इसमें 1 डोमिनेंट, और जो ऑल जीन्स आर रिसेसिव तब आएगा 1। तो ये क्या होंगे? वेरी फेयर। तो ये क्वांटिटेटिव जीन इंट्रैक्शन, ठीक है। तो इसमें इतना करोगे। अब हमारे पास सम अदर पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस। सम अदर पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस में फर्स्ट होता है मल्टीपल एलील। और मल्टीपल एलील क्या पढ़ा था कि व्हेन एनी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन 2 एलील, मोर देन 2 जीन, मोर देन 2 एलील्स, मतलब मोर फॉर्म्स ऑफ जीन, और डज नॉट शो क्रॉसिंग ओवर। ये क्रॉसिंग ओवर को नहीं शो कर रहे हैं किसी भी तरीके से। इनमें कोई एक करेक्टर है तो कोई भी क्रॉसिंग ओवर इसमें शो ही नहीं कर रहा, और कोई सिंगल करेक्टर 2 से ज़्यादा जीन से, मान लिया कोई भी, मैं हाइट का कहूँ, हाइट का करेक्टर 2 एलील से कंट्रोल्ड है, कैपिटल टी, कलर का है, फ्लावर कलर है, कैपिटल आर या कैपिटल पी। पर अगर ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस इज कंट्रोल्ड बाई 3 एलील्स, ए बी ओ। तो इसमें 3 एलील्स और हाउ मेनी टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स? 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, यानी कि फिनोटाइप्स आर 4।
ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ। ओ मीन्स जीरो, कोई ब्लड ग्रुप नहीं, ठीक है। तो इसमें मतलब 4 टाइप के फिनोटाइप, और ब्लड ग्रुप जो इनहेरिटेंस है, मतलब ब्लड ग्रुप की जीन्स आई क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती हैं, और ये एक ब्लड ग्रुप कोई भी एक एलील के, कोई एक जीन के, मतलब ब्लड ग्रुप का जो कैपिटल ए है तो इसके 2 एलील, कैपिटल ए भी हो सकता है, कैपिटल ए ओ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ओ रिसेसिव है, ठीक है। अगर एक डोमिनेंट एक रेसेसिव है तो क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर शो होता है ब्लड ग्रुप ए ही होगा। बी के लिए क्या होगा? कैपिटल बी हो सकता है, कैपिटल बी क्या ओ हो सकता है। ए बी के लिए ए बी ही होगा, और ओ के लिए ओ ओ। यानी कि जीन्स जो होंगी, अगर ए ब्लड ग्रुप की तुम जीन्स की बात करोगे, जीनोटाइप की, तो क्या लिखोगे? आई ए आई ए आई ए आई, स्मॉल आई। ओ के लिए स्मॉल आई होता है। बी ब्लड ग्रुप के लिए आई बी आई बी आई बी आई। ए बी ब्लड ग्रुप की आई ए आई बी। ओ ब्लड ग्रुप की होती है स्मॉल आई स्मॉल आई। तो क्वेश्चन कई बार ये पूछा जाता है कि हाउ मैनी एलील, हाउ मैनी फिनोटाइप एंड हाउ मैनी जीनोटाइप। तो तुम आंसर क्या दोगे? 3 एलील्स, 4 फिनोटाइप एंड 6 जीनोटाइप, ठीक है। तो इसमें मल्टीपल एलील, जैसे कल मैंने कोडोमिनेंस का, मतलब इससे फर्स्ट वाले लेक्चर में ए बी ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस, ये ए बी ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस कोडोमिनेंस को है, पर यहाँ पर मल्टीपल एलील में ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस। मल्टीपल एलील की अगर हम और भी बात करते हैं तो मल्टीपल एलील के अंदर, अब जैसे अदर एग्जाम्पल और भी दे सकते हो कि इसमें सिकल सेल एनीमिया, प्लियोट्रॉपी, ये भी उसमें आ जाते हैं, एक तरीके से एग्जाम्पल आ जाता है मल्टीपल एलील्स में, ठीक है। इसमें एक चीज़ और है कि अगर इनका डिटेल पढ़ना है, विद थ्योरी डिटेल पढ़ना है, तो मेरी दूसरी वीडियोस जो कि डायग्राम बेस्ड हैं, वो वीडियोस मेरी प्लेलिस्ट पर जाइए, प्लेलिस्ट पर फोल्डर को खोलिए, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वहाँ ये वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी का मीनिंग कि व्हेन वन जीन कंट्रोल, मतलब उसमें मैनी, पॉलीजेनिक में क्या बताया था अभी मैंने कि मैनी जीन्स कंट्रोल वन कैरेक्टर, और इसके अंदर प्लियोट्रॉपी में हम क्या बताएंगे कि व्हेन वन जीन कंट्रोल मैनी कैरेक्टर, व्हेन वन जीन कंट्रोल मैनी कैरेक्टर्स, इसको हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। तो प्लियोट्रॉपी में अगर मान लिया इन जीन्स को हम क्या बोलेंगे? प्लियोट्रॉपिक जीन्स। मैकेनिज्म इज नोन एज प्लियोट्रॉपी। क्या डेफिनेशन दोबारा से दोगे कि व्हेन ए जीन अफेक्ट्स मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ फिनोटाइप और कंट्रोल सेवरल फिनोटाइप्स, कंट्रोल वन जीन कंट्रोल सेवरल फिनोटाइप इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपी या प्लियोट्रॉपिक जीन, एंड मैकेनिज्म इज नोन एज प्लियोट्रॉपी। और अगर मान लिया जब चेंजेस हो रहे हैं और वेरियस टाइप्स के कैरेक्टर्स अपीयर हो रहे हैं, तब इनको बोला जाता है सिंड्रोम। तो प्लियोट्रॉपी में एग्जाम्पल, प्लियोट्रॉपी का भी एग्जाम्पल मैंने बताया था, सिकल सेल एनीमिया, या इसमें एक बताया था फिनाइल कीटोन्यूरिया, मतलब पहले बता रखा है, फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, ये सब किसको शो कर रहे हैं? प्लियोट्रॉपी, ठीक है। तो प्लियोट्रॉपी और पॉलीजेनिक का सबको समझ में आ गया होगा। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया सब, मतलब बिल्कुल अगर सिंपल वे में इसको समझोगे तो सिकल सेल एनीमिया इट इज़ एन ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। और क्या है ये? क्वालिटेटिव। सबसे पहले बेसिक समझो कि देखो क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस है ये, पर बेसिक क्या है? सबसे पहले हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन अपना क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर शो करती हैं, और हीमोग्लोबिन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एच स्मॉल बी। हीमोग्लोबिन के अगर जीन को हम रिप्रेजेंट करें नॉर्मल को HbA, क्योंकि हमेशा पेयर्ड में जीन लिखी जाती हैं, तो नॉर्मल अगर जीन होंगी HbA, और अगर मान लिया सिकल सेल एनीमिक है तो HbS, सिकल सेल एनीमिक, RBCs बिकम्स सिकल शेप। और अगर कैरियर हैं कि कैरियर बट नॉर्मल, क्योंकि डोमिनेंट जीन है ए बैठा हुआ है, पर अगर कैरियर होंगी HbA, HbS। किसी भी मतलब पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स में कब इनहेरिटेड होती हैं? कि जब 2 कैरियर पेरेंट्स HbA, HbS मतलब दोनों हैं, जब उनकी मैरिज होती है तो कोई भी बच्चा सिकल सेल एनीमिक आ सकता है। HbS, HbS कैरेक्टर जब ही आएगा
जब दोनों ही, क्योंकि अगर एच बी एस है उसकी डेथ हो जाती है, टोटल सिक्कल सेल एनीमिक होगी उस वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं करते, उनकी डेथ होगी। पर अगर करियर हैं और बच्चा एच बी एस तो ये लीथल जीन को भी शो करता है, क्योंकि उस बच्चे की या तो आफ्टर बर्थ उसकी डेथ होगी, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में डेथ होगी, वो सर्वाइव नहीं, क्योंकि टोटल आरबीसीज सिक्कल शेप हो गई, हीमोग्लोबिन है ही नहीं, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, तो इसलिए वो सर्वाइव नहीं करेगा। ये लीथल जीन को भी शो करता है कि नॉर्मल जो रेशो 1:2:1 आना चाहिए, केवल रेशो आएगा 1:2। तो इसमें सबसे पहले मैंने हीमोग्लोबिन का बता दिया। अब दूसरी चीज़ क्या होती है कि अगर मान लिया सिक्कल सेल एनीमिक करियर, मतलब करियर बट नॉर्मल, तो यानी कि 50% आरबीसीज बेकार हैं, 50% नॉर्मल है। तो जब 50% नॉर्मल और 50% ये डिजीज़ है, तब उस केस में यहाँ पर कंडीशन जो अराइज होगी कि हीमोग्लोबिन का क्वालिटी चेंज होगी। अब एक बात का और ध्यान रखो, हीमोग्लोबिन की 2 चेन, 2 अल्फा 2 बीटा, तो इसमें जो बीटा चेन में चेंज कहाँ आया, कैसे सिक्कल सेल एनीमिक बने? बीटा चेन में नॉर्मल जो अमीनो एसिड्स होते हैं, कि बीटा चेन में अगर हम सीक्वेंस अमीनो एसिड कि हम ये कहेंगे कि 30 अमीनो एसिड, तो 30 अमीनो एसिड में स्टार्टिंग के 6 कार्बन नंबर 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, कार्बन 1 पर वैलीन है, कार्बन 6 पर ग्लूटामिक एसिड है, और ग्लूटामिक एसिड का कोडॉन होता है GAG, ठीक है। और ये GAG डीएनए में जो जीन है, जीन कोडॉन है, वो क्या है, CTC जब ट्रांसलेशन हुआ GAG, और कार्बन नंबर 6 की बात चल रही है, वो है ग्लूटामिन, मतलब ग्लूटामिक एसिड। अब मान लिया एक पॉइंट म्यूटेशन हो गया, अभी मैंने बताया CTC, T चेंज्ड बाई A, तो CAC, और CAC डीएनए के टेम्पलेट कोड पर है। जब इससे ट्रांसलेशन, पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा फिर ट्रांसलेशन होगा, तो जो ट्रांसक्रिप्शन होगा एमआरएनए पर बनेगा GUG, और GUG कोडॉन का अमीनो एसिड क्या होता है, वैलीन। कार्बन 6 आफ्टर म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, 1 जीन म्यूटेशन, तो इसमें GAG नॉर्मल था, कन्वर्टेड इनटू GUG, यानी कि ग्लूटामिक एसिड चेंज बाय वैलीन। और जैसे ही ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी उस पर्सन के में, तो कार्बन 1 और कार्बन 6 कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ेंगे, वैलीन कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाएगा, आरबीसीज बिकम सिक्कल शेप। तो हीमोग्लोबिन की, मतलब हीमोग्लोबिन बन रहा है पर उसकी क्वालिटी डिफेक्टेड बन रहा है, क्वालिटी में चेंज हो गया, इसलिए ये इनहेरिटेंस क्या कहलाएगा, क्वालिटेटिव, ठीक है, क्या कहलाएगा, क्वालिटेटिव। नेक्स्ट है इसमें थैलेसीमिया। थैलेसीमिया बिल्कुल मैंने दोनों इसलिए पास पास लिखा है, थैलेसीमिया ये भी ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। थैलेसीमिया इट इज़ एन ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर और ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स व्हेन बोथ दी पेरेंट्स आर, मतलब अनअफेक्टेड कैरियर, अगर वो कैरियर हैं तभी ये जीन इसकी वो ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि जब वो कैरियर हैं, म्यूटेशन हो गया, चेंज हो गया उसमें, तो जो ग्लोबिन चेन है, वो ग्लोबिन चेन, इसमें ये नहीं है कि वो डिफेक्ट हो गया, ग्लोबिन चेन कम बनेगी, उसमें तो हीमोग्लोबिन प्रॉपर बन रहा है पर वो डिफेक्टेड है, क्वालिटेटिव, इसमें क्वांटिटेटिव। ऐसा क्यों, क्योंकि थैलेसीमिया 2 टाइप, मतलब वैसे 3 टाइप का है पर एनसीईआरटी में 2 टाइप का, इसलिए मैं डिटेल नहीं बता रही हूँ। अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया कंट्रोल्ड बाय 2 पेयर ऑफ जीन्स, कौन कौन सी 2 पेयर ऑफ जीन्स, और प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 16, ठीक है। तो जो इसमें क्रोमोसोम, मतलब इसके अंदर जो जीन होंगी वो कौन कौन सी हैं, HbA1 एंड HbA2। HbA1 के भी 2 एलील, HbA2 के भी 2 एलील। अगर कोई भी इसमें जीन डिफेक्ट हो रही है, 4 एलील में से 1 और मोर, अगर मतलब 1 और मोर एलील अफेक्टेड हो गई हैं, तो जो हीमोग्लोबिन बनेगा वो हीमोग्लोबिन कम बनेगा, मतलब क्वांटिटेटिव कम बनेगा। जो जीन डिफेक्ट होगी, जो डोमिनेंट होगी, वही तो बनाएगी। समझ में आ रहा है ना, HbA1 के 2 एलील है, 1 एलील अफेक्टेड हो गई, तो अल्फा ग्लोबिन जो चेन होगी वो कम बनेगी, क्योंकि अल्फा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया 1 पेयर ऑफ जीन से कंट्रोल्ड है, HBB क्रोमोसोम नंबर 11 पर है,
और जब इसमें एक ही होगा, केवल एक ही जीन जैसी ही अफेक्टेड हुई, मतलब 2 एलील में से एक अफेक्टेड हुआ, तुरंत ही कैरेक्टर अपीयर हो गया, तो बीटा ग्लोबिन चेन कम बनेगी। ठीक है, ये सबको समझ में आ रहा होगा। तो थैलेसीमिया में ये क्वांटिटेटिव और सिकल सेल एनीमिया कैसा होता है, क्वालिटेटिव। तो इसमें मैंने आज कवर किया है सबसे पहले जीन इंट्रैक्शन को मैं सारा बता चुकी हूँ, और सम अदर पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस में मल्टीपल एलील, प्लियोट्रॉपी, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया। डिटेल्स के लिए प्लेलिस्ट पर जाकर फोल्डर खोलिए और उसमें डिटेल्स वीडियो हैं, वहाँ पर उसको कवर कर सकते हैं। अगर इनके सिकल सेल एनीमिया है, डायग्राम देखना है, थैलेसीमिया का डिटेल देखना है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, अगर ये सब मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, और कमेंट करना। ओके, थैंक यू।